विज्ञप्ति पीसीएस लगातार कई वर्षों से संचालित है। इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक पंडाल के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विज्ञप्ति पीसीएस का इनका बोर्ड भी लगा हुआ है, स्टॉल भी लगा है। वहां पर ये लोग डिस्कस के लिए पर उपस्थित हैं। इनका जो देश है, उन्होंने देखा कि ग्रामीण अंचल तक बच्चों को पीसीएस की जो तैयारी में समस्याएं आती हैं, उस पर कैसे काम किया जा सके, कैसे हम लोग पहुंचे और ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राओं को यूपीएससी लेवल का शिक्षा दे सके। यह पूरी तरह से निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है। अपने साथियों के साथ आप लोग भी जुड़ सकते हैं। एसडीएम साहब सदर श्री परमानंद सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं इस शब्द पर चर्चा करने के लिए। आपके पास माइक पहुंच गया है। मैं नीरज जी की 2 लाइनें बोल करके आपको मंच सौंपता हूं। हम आप सबका सपना रहता है कुछ कर पाने का, कुछ करने का, लेकिन कई बार कुछ चीजें छूट जाती हैं तो जीवन फेल नहीं होता। तो नीरज जी ने गीत लिखा था कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरिया फूटी सिकन नाई बंधक पर, कितनी बार गगरिया फूटी सिकन नाई बंधक पर, लाखों बार कश्तियां टूटी चहल पहल है वो ही तक पर। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कभी सलाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। मैं आपको सरमंच देता हूं, आप इस मैं खास तौर से अपने जो युवा बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य यही हैं और आप ही लोगों के जो कृत्य होंगे, आप ही लोगों के जो इनोवेशन होंगे, उससे हमारा देश तरक्की करने वाला है। सिविल सेवा शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है और उससे पहले से भी, जब से अंग्रेज़ों की सत्ता थी यहाँ पर, और उसके बाद से भी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, सिविल सेवा इस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती रही है। चाहे वो आईएएस की नौकरी हो या पीसीएस की नौकरी हो। उसका कारण ये रहा है कि देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में, देश के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो सिविल सेवक चुन के आते हैं उन्होंने निभाया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है और इसीलिए एक मुश्किल परीक्षा पास करने के बाद चयन होता है लोगों का इसमें, और आपको आने के बाद एक गर्व भी महसूस होता है कि आप अपने देश के उत्थान में, खास तौर से ग्रामीण अंचल में लोगों को भुखमरी से दूर करने में, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में, उनकी जो दैनिक समस्याएं हैं उसके निदान में, उनका सर्वांगीण विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो निश्चित तौर पर अगर हमारे युवा बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, इस क्षेत्र में आगे आते हैं, सोचते हैं तैयारी करने के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम रहता है और एक संतुष्टि मिलती है। एक ऐसी नौकरी है जब आप इसमें नौकरी करते हैं तो आपको काम करने के बाद एक संतुष्टि मिलती है। अगर आपने किसी गरीब जिसके पास मकान नहीं है, अगर आपके प्रयासों से उसको मकान मिल जाता है, कोई गरीब जिसको खाने के लिए अनाज नहीं है, आपने उसका राशन कार्ड बनवा के उसके घर को अनाज उपलब्ध करा दिया,
तो इस तरह की जब चीज़ें करते हैं तो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है और आपको लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ लोगों को जो कि अपनी दिनचर्या भी, अपनी जीवन यात्रा भी सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे, उनको एक अच्छी व्यवस्था देने में हमने योगदान दिया है। पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे उनके लिए तैयारी करने में थोड़ी सी कुछ समस्याएं थी कि उनके जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह होते थे जिनके माध्यम से बच्चे, क्योंकि शुरू में सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती थी, तो बड़े बस शहरों में होते थे जहां जाकर, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग घरेलू परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों में सभी लोग बड़े शहरों में जाके तैयारी नहीं कर पाते थे, वो गाइडेंस नहीं प्राप्त कर पाते थे, जबकि क्षमता उनके अंदर कम नहीं थी। हमारे क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो गरीब परिवार है, क्षमतावान बच्चे थे लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था जहां से उनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और उस दिशा में काम करें। तो कई बार वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। उन चीज़ों में आज के समय में जब ऑनलाइन व्यवस्था आ गई है तो हमारे साथियों ने एक अच्छा इनोवेशन किया है। ऑनलाइन माध्यम से सिविल सेवा के बारे में शिक्षा देने का विज्ञप्ति पीसीएस के नाम से, तो मैं तो सर्वप्रथम इन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, ताकि हमारे जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो जा कर के कोचिंगों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से, तो वो बच्चे घर बैठे भी उसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जो आप जाके दिल्ली में या फिर जो इन तैयारियों के ऊंचे केंद्र हैं, प्रयागराज हुआ, वहाँ पर जो शिक्षा आप कोचिंग में लेते हैं वही शिक्षा आपको घर बैठे भी ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञप्ति पीसीएस आपको उपलब्ध कराता है। और बहुत ही अच्छी इनकी टीम है और बहुत ही अच्छा ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को जो चीज़ें आज के समय में कंपटीशन के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि जब ज़रूरत पड़े, इन लोगों की अपेक्षा हो तो हम भी अपना मार्गदर्शन देंगे। और बहुत ही अच्छा एक सराहनीय प्रयास है और निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो यहाँ पर आए हैं अगर इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है और एक अच्छी जानकारी और एक अच्छी स्ट्रेटजी और परीक्षा को पास करने के लिए जो भी एक स्पष्ट और व्यवहारिक सिलेबस होता है, सिलेबस के नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें निश्चित तौर पर यहाँ आपको उपलब्ध मिलेंगी। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि विज्ञप्ति पीसीएस के लोग इसी तरह से आगे अपने आप को और बढ़ाते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों से जुड़ें और आप लोगों के प्रयासों से बहुत से बच्चे जो दूर शहरों में जाकर तैयारी नहीं कर पाते हैं अपने सपनों को पूरा करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। और मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहूँगा, जो यहाँ छोटे बच्चे आए हुए हैं, अभी आप लोग कोई इंटर में होगा, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, तो आप लोग भी जो सिविल सेवा के क्षेत्र में जाएंगे या किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे तो हमेशा आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब असफलता मिलती है तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है। तो जब भी, लेकिन आपको अपने ऊपर ईमानदारी से मेहनत करनी होती है। अगर आप पढ़ाई करें, किसी भी फील्ड में हैं, आप चाहे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या कोई आप में से इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, कोई एमबीबीएस बनने के लिए मेडिकल की तैयारी करेगा, तो किसी भी क्षेत्र में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप पर विश्वास रखिए। बाहरी आवरण से बहुत ज़्यादा उसका दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर विश्वास रखते हुए, कई बार क्या होता है कि जो हमारा आस पड़ोस होता है वो हमारे पर नज़र बनाए रखता है। कई बार आप असफल हो गए, आपने परीक्षा दिया, आपने मेहनत बहुत अच्छी की थी, लेकिन किसी कारणों से आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, तो बहुत से लोग उस समय आपको ताने भी देते हैं, बहुत सी बातें। तो उन चीज़ों से घबराना नहीं होता है, केवल अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की है, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार निश्चित होगा। क्योंकि कोई भी असफलता जो है मिलती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आपको सिखा के जाती है।
तो इसी पर बड़ी अच्छी लाइन एक कवि ने कही है, दिमाग से उतर गया। एक मिनट में बता रहा हूँ। और सलामत हाल। बहुत ही अच्छी लाइन एक कवि ने कही है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो जैसे आप चलते हैं आपको ठोकर लगती है तो आप सतर्क होते हैं, उसे सीखते हैं कि हम ध्यान से नहीं चल पा रहे थे तो हमें ठोकर लग गई। तो जब भी आपको सफलता मिलेगी वो निश्चित तौर पर आपको सफलता के कई रास्ते खोलती है, और बस आपको ध्यान देना है कि उन असफलताओं का मनन करना है, आपको चिंतन करना है कि हमने ये कार्य किया था, हमने सारी स्ट्रेटेजी बनाई थी, मेहनत किया था, लेकिन फिर भी ये असफलता क्यों मिली है। तो हमेशा वो असफलताएं आपके लिए दरवाजे को खोलेंगी जो सफलता की ओर आपको ले जाएगा। तो आप अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखते हुए जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें मेहनत करिए, और सिविल सेवा के क्षेत्र में आपको एक बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे जो साथीगण ने एक कोचिंग संस्थान के माध्यम से ले आए हैं, वो निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और आप लोग उससे जुड़िए, अपना ज्ञानवर्धन कीजिए, अपनी जो भी शैक्षिक रूप से समस्याएं आ रही हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनसे पूछिए, और अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाइए, और इस क्षेत्र में आगे बढ़िए ताकि आपको बेहतर सफलता मिल सके। इसी बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे हम आपसे जो बच्चों की शायद क्वेरी हो सकती है। जैसे ये बताइए सर, जैसे कुछ अभी एकदम शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, तो शुरुआती दौर में वो तैयारी को किस दिशा में ले जाएं और क्या माध्यम रखें, ऑनलाइन माध्यम के साथ साथ वो क्या और कोशिश करें अपने स्तर से। बेसिक बुक्स के आधार पर बहुत सारी चुनौतियां रहती हैं बच्चों को। देखिए, जो शुरुआती स्तर होता है ये सबसे चैलेंजिंग स्तर होता है, क्योंकि जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो हम लोग भी एक ग्रामीण क्षेत्र से गए थे, तो शुरू में ये रहता है कि कोई उस समय डायरेक्शन देने वाला नहीं होता आपको क्या पढ़ना है, तो जो जो चीज़ें बताता है हम लोग उधर ही ध्यान देने लगते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, परिपक्वता आती जाती है, तो हम लोग भी समझते जाते हैं कि क्या सही है पढ़ना, क्योंकि किताबें देखिए मार्केट में बहुत हैं और हमारे अंदर इतनी क्षमता तो है नहीं कि हम सब पढ़ पाएँ। तो पढ़ना वही है जो सही है, और जिसको पढ़ना है उसको बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज हमने जैसे हर सिलेबस की आपको इतिहास आप उठा लीजिए, आपके मार्केट में 20 किताब मिलेंगी, तो अगर आप चाहेंगे सारी किताब पढ़ लें तो माइक पहुंचा दीजिए वहाँ पर। पूछ लो, खत्म करो। ठीक है, एक दो सवाल। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तैयारी कैसे करूँ, और नर्वस हो तो रही। कोई बात नहीं बेटा, परेशान हो, नर्वस नहीं हुआ जाता। अपनी बात को मंच पर एकदम खुल के रखनी चाहिए, है ना, कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो ऐसी अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा होनी चाहिए, है ना। तैयारी के लिए देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि शुरुआत आप जो है बेसिक किताबों से करिए, है ना। NCERT की किताबें पढ़ लीजिए, और उनको अगर 6 से 12वीं तक पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा है। उससे आपका एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हर विषय के बारे में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप कोचिंग संस्थान से जुड़ रही हैं, जैसे विज्ञप्ति आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, तो उसके बाद जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो गुरु हैं, जो चीज़ें वो बताएं
फिर वो पढ़ेंगी तो काफ़ी अच्छा जो है आपके लिए उसका इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू। ठीक। हाँ बोलो। ये देखिए बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल है और ये वीरांगना लक्ष्मी बाई की भूमि है। और यहाँ पे जो बिटिया अभी पूछ रही थी, थोड़ा सा घबरा रही थी, तो घबराइए नहीं, बेहिचक पूछिए, जो भी पूछना है बिंदास पूछिए। हमारे पीछे भी बहुत से भाई बैठे हैं, जिनको जो पूछना है बेहिचक पूछिए। अभी ये भूल जाइए कि कहाँ क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा अच्छे से पूछिए। सर ये सारे बच्चे जो है ट्रस्ट है रायसेनी बाबा शिक्षा सेवा फाउंडेशन, तो उसी के सारे बच्चे हैं और ये आपसे मिलने के लिए, आपसे मोटिवेट होने के लिए ही आए हैं। और ये संस्था जो है एक बहुत ही सराहनीय कार्य करती है। इस संस्था का सबसे सराहनीय कार्य ये है कि ये किसी भी बच्चे की आर्थिक स्थिति के वजह से पढ़ाई बंद नहीं होने देती है। तो उसी संस्था के अध्यापक जो हैं सूर्यकांत जी आए हैं, वो आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर। और मैं राष्ट्रीय और शिक्षा सेवा फाउंडेशन RVSS, तो हम सब ग्रुप ने, जैसे सब लोग सक्सेस ग्रुप है, तो लोग सक्सेस हो जाते हैं, तो हम सब ने सोचा कि चलिए क्या करें, कुछ अच्छा करें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया RVSS फाउंडेशन, जिसके तहत हमारे सारे ग्रुप के जितने मेंबर हैं सब लोग डोनेट करते हैं और इन बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। तो सभी लोग जैसे प्रशांत जी हैं, हमारे भाई ये भी है, जिसको जैसे भी कार्य बनता है वो उस हिसाब से बाहर उठा लेता है और इन बच्चों को प्रेरित करता है। आप लोगों का अगर मार्गदर्शन मिलता रहे और इनको थोड़ा सा मोटिवेटेड होते रहेंगे, इतना हम लोग तो करते ही हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है सबका, हम सब लोग भाग लेते रहते हैं इनका, और संस्था सभी लोगों को उनको डोनेट करती है इनके लिए। तो इसके लिए लाइब्रेरी भी है और कंपटीशन ग्रुप भी पूरा चलता है। साथ में जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो उनको सबको मदद का कार्य करते हैं। बाकी आपका थोड़ा सा मिलता रहे मार्गदर्शन बच्चों का। बहुत ही सराहनीय काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत कम लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में इतना सोच पाते हैं। और निश्चित तौर पर जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आऊँगा चिरगांव में, और मार्गदर्शन मेरा बच्चों को हमेशा रहेगा और जो भी सहयोग होगा मेरे स्तर से इन बच्चों को हमेशा मिलता रहेगा। और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। कोर्ट का टाइम मेरे हो गया, बंद किया जाए, है ना। तो अभी जैसे सर ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो बच्चे जिन्होंने अपना समय दिया उनका दिल से आभार। बच्चे पूछ रहे हैं और अभी एक बच्चे का प्रश्न है, आप पूछ लो बेटा। हाँ देखो बेटा, पढ़ाई करना, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि सबसे मुश्किल काम है कि बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो इसके अलावा जितने भी काम है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। पढ़ाई में तो बस हमें क्या होता है, बैठना ही होता है, ना उसमें दौड़ना है, ना कहीं जाना है। लेकिन ये आपकी बात एकदम सही है कि जब पढ़ने हम लोग जाते हैं तो हमारा मन विचलित होने लगता है। पढ़ रहे हैं तो मन करेगा अच्छा मोबाइल में यूट्यूब चला के देख लें, या कोई फिल्म देख लें, या जाके दोस्तों के साथ गप्पेबाजी कर लें, ये सब होता है। तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पढ़ रहे हैं, और अगर आपका मन भटक रहा है कि मन नहीं कर रहा है तो आप फिर ज़बरदस्ती पढ़िए। अगर आपने पढ़ना शुरू किया और 10 मिनट बाद ही आपको लगा कि अब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो आप ज़बरदस्ती 2 घंटा बनाइए कि हम, अगर 8 साढ़े 8 बजे आपका मन विचलित होने लगा कि अरे अब पढ़ने का मन बंद करो, तो आप बनाइए कि हम 10 बजे तक पढ़ेंगे किसी भी हालत में। जब ये आप करने लगेंगी, 15 दिन 20 दिन बीतेगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी स्ट्रेटेजी काम आने लगेगी। आपका जो है जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका फिर उस तरह से विचलन नहीं होता। होता क्या है कि जो काम हम लोग नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमारा मन भी करता है। जैसे अगर आपको सुबह जगने की आदत नहीं है तो आप सुबह जब जागेंगे तो आपको मन कहेगा अरे यार तो ठंडा है, क्यों जग रहे हैं, हम सोएं जो है। लेकिन पहले दिन आप जागेंगी
तो ज़बरदस्ती आपको बाहर निकलेंगे लगेगा ठंडा है, क्यों आगे बड़ा कष्ट होगा। लेकिन जब आप इसको रूटीन में 2-3 दिन कर लेंगे तो आपकी शरीर इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि अपने आप आपकी नींद 7 बजे 6 बजे खुलने लगेगी, और अपने आप जो है आपको ना अलार्म लगाना पड़ेगा, न किसी से कहना पड़ेगा कि मुझे जगा देना। तो अपने आप हमारी बॉडी ऐसी होती है कि जिस दिशा में इसको ढाल दो उस तरह से अपने आप को कर लेती है। तो उसी तरह से पढ़ाई में भी है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं मन विचलित हो रहा है तो आप मान लीजिए कि जब हो रहा है आपको 1-2 घंटा और बैठना है, तो आप जब ऐसा करने लगेंगे तो अभ्यस्त हो जाएगा, फिर आपका विचलन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब एक तरह से अभ्यास है। तो हम अभ्यास अगर करेंगे तो फिर ये सारी समस्याओं का समाधान, और कोई समाधान इसका नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उपस्थित होने के लिए। जाते जाते एक दो क्वेश्चन मैं भी आपसे नहीं एकदम लेता हूँ। हालांकि क्वेश्चन पूछना मेरे अभ्यास से बाहर है, अरे नहीं एकदम पूछे। लेकिन एक सर जो आम समस्या आप देखते हैं, जैसा कि आप अभी बिटिया में देख लेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर एजुकेशन था, तो ये तैयारी करते समय एक बड़ा तबका देश का हिंदी माध्यम से तैयारी करता है, हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है, हिंदी में जीता है। लेकिन हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के बीच का फासला, जब भी रिजल्ट आते हैं तो अंग्रेजी माध्यम के बहुत ज़्यादा होते हैं और हिंदी माध्यम के बच्चों को थोड़ा बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। हालांकि विकास के जैसे कुछ लोग आ गए थे, बड़ा प्लेटफार्म आज चल रहा है। वैसे पहले हिंदी को नगण्य और बड़ा ओछी निगाह से देखा जाता था, तो फिर ये दूरी कैसे खत्म हो, इस पर मैं एक प्रश्न देना चाहूँगा। देखिए, हमेशा से खासतौर से सिविल सेवाओं में हमेशा से विवाद रहता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे कम सेलेक्ट हो रहे हैं। उसका एक देखिए बेसिक कारण था कि पहले जब से ये सेवा शुरू हुई, जब ICS के नाम से थी, तो उस समय चूँकि परीक्षा इंग्लिश में ही हुआ करती थी। बाद में ये हिंदी में आई तो सिलेबस के स्तर पर इंग्लिश में उस समय जो है व्यवस्थाएं ज़्यादा थी, हिंदी माध्यम के बच्चों को उस तरह का सिलेबस उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन आज के समय में ख़ासतौर से जब से हमारी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तो सिलेबस के स्तर पर अब उस स्तर की जो है समस्याएं नहीं है। अब धीरे धीरे हिंदी मीडियम के पास भी, और लगभग हम लोगों ने जो इंग्लिश मीडियम है उसमें जो नोट्स और जो भी कंटेंट उपलब्ध है उस तरह से लगभग हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि हाँ ज़रूर नंबर आपको दिखेगा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं हिंदी। उसका एक कारण ये भी है कि चूँकि संख्या भी ज़्यादा देने वालों की है इंग्लिश मीडियम से जो है, और चूँकि प्रीलिम्स के बाद भी मेंस लिखने वाले भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखेंगे इधर कई सालों से तो जो टॉप रैंक है उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे भी लगातार आ रहे हैं। जैसे जब हम लोग तैयारी करते थे 2014 में, उस समय 14वीं रैंक आई थी। फिर 2016 में जो है 4-5 बच्चे आए जिनकी 22वीं रैंक, 24वीं रैंक, 31वीं रैंक। तो ये धीरे धीरे चीज़ें क्लोज होती जा रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आपके पास मेहनत है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो भाषा जो है कोई उसमें बाधा नहीं बनती है, क्योंकि जब आप देखेंगे सब्जेक्ट के स्तर पर, जब लिटरेचर में, तो लिटरेचर में आप देखेंगे ज़्यादा नंबर जो है आपके जो संस्कृत लिटरेचर है जो बच्चा उसमें दे रहा है, आप उसके नंबर देखिए बहुत अच्छे नंबर आते हैं। चाहे उर्दू लिटरेचर से देने वाले बहुत अच्छे नंबर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, GS के स्तर पर एक थोड़ा सा है अभी, लेकिन वो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से कंटेंट हिंदी मीडियम में भी बढ़ रहे हैं, अच्छे कोचिंग संस्थान आ गए हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म मिल गए हैं बच्चों को। पहले हिंदी मीडियम में उतने प्लेटफॉर्म भी बच्चों के पास नहीं थे। तो धीरे धीरे चीज़ें खत्म हो जाएंगी और हम लोग काफ़ी क्लोज उसके पहुँच गए हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर। एक सर मेरा मानना और है कि एक समस्या हमेशा से देश में जो बच्चों के बीच जाती है वो एक एजुकेशन पॉलिसी है कि एक बड़ा तबका देश का यूपी बोर्ड प्राइमरी 6-7-8 की किताबें पढ़ता है, यूपी बोर्ड की किताबें रहती है सामान्य सी, और वहीं इस देश में एक साथ जो बड़े इंग्लिश मीडियम विद्यालय हैं या जो अच्छे विद्यालय हैं उनमें जो सिलेबस है वो अलग है। तो जो एक आम तबका है सर, जो वंचित या कह लीजिए कि ग्रामीण अंचल से या जीने वाला है, यूपी बोर्ड और सरल भाषा ग्राम पढ़ता है। दूसरा NCERT या अन्य पढ़ता है। जब यहाँ से बच्चा जाता है इलाहाबाद दिल्ली के लिए तो सबसे पहले उसे बोला जाता है कि NCERT 6 से 12 एक बार कैसे पढ़ना है। तो एक देश और एक शिक्षा, एक सिलेबस, यूपी बोर्ड के बच्चे हो प्राइमरी के सरकारी विद्यालयों के या
झांसी का या देश का सबसे बड़ा इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो, उनकी शिक्षा में क्या एक होना चाहिए तब समाज का वर्ग हो सकता है? देखिए, आपने सही बात कहा कि अभी खास तौर से जो प्राथमिक शिक्षा है, आप में उच्च शिक्षा में देखेंगे तो आप इसका उलट पाएंगे। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर खास तौर से आप 1 से लेके 12 तक की बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर हमारा भी सबका रुझान रहता है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएं, क्योंकि आपको उनका सिलेबस या उनका जो पढ़ाने का कल्चर है वो ज़्यादा जो है आपको सूटेबल लगता है सभी लोगों को जो है। मतलब आज के समय में मतलब जिसके पास भी थोड़ा सा जो संपन्न होता है वो चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, लेकिन आप इंटर के ऊपर जाएंगे तो सीधे इसका विपरीत होता है। सभी लोग चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करें या मेडिकल MBBS करें तो हम गवर्नमेंट कॉलेज से करें। आगे निश्चित तौर पर देखिए जो यूपी बोर्ड के भी सिलेबस हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेज हुए हैं, उसको काफ़ी क्लोज बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आपने जो बातें की इस पर जो है हमारी सरकारें ध्यान दे रही हैं कि चीज़ों को किस तरह से ऐसे लाया जाए कि किसी प्रकार को जो बच्चा ऐसा नहीं है कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उसको वो लाभ न मिल पाए। इसीलिए राइट टू एजुकेशन में भी इसकी व्यवस्था की गई है, जो 2005 का एक्ट है कि उसमें जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसमें 25% हर स्कूलों में जो है उनके लिए सीटें रिजर्व करने का प्रावधान इसीलिए दिया गया था कि कोई व्यक्ति जो है अगर वो सक्षम नहीं आर्थिक रूप से लेकिन अगर चाहता है किसी स्पेसिफिक विद्यालय में पढ़ना तो उसके लिए वो ना हो। लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये सारे सिलेबस एक जैसे होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी कौन अधूरे सपनों का जिसने गोजा ढोया ना हो, है कौन अधूरे सपनों का जिसने गोजा ढोया ना हो, जो दर्द लिए जागा ना हो, आंसू पीकर सोया ना हो। पंक्तियों के शब्दों पर गौर करिएगा कि है कौन अधूरे सपनों का जिसने बोझा ढोया ना हो, जो दर्द लिए जागा ना हो, आंसू पीकर सोया ना हो। है कौन भला ऐसा जग में जिसने कुछ भी खोया ना हो, बाहर हंसने वाला अक्सर अंदर छुपकर रोया ना हो। अधरों पर मुस्कान मगर पलकों के भीतर पानी है, सबकी अपनी राम कथा सबकी राम कहानी है। इसी पंक्तियों के साथ मैं आप सबको विदाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सब उपस्थित हुए। ऐसे ही इस विज्ञप्ति PCS को मैं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि आप ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, निःशुल्क प्लेटफॉर्म चला रहे हैं PCS लेवल का, उसमें सब लोग जुड़े पढ़ते रहिए। और बुंदेलखंड के बच्चियों से मुझे कहना है कि किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन और झिझक नहीं होनी चाहिए। आप वीर बालाओं हो इस धरती की। हमारे आखंड में कहा गया कि माताएं अपने बच्चों को तितली सा खूब सजाती है पर वीर लक्ष्मी बाई की गाथाएं नहीं सुनाती है। तब पतिव्रता कहाँ से हो बालाएं खानदान की, हम लोगों ने करधारी परवादी हिंदुस्तान की। हम अपने साहित्य से इन चीजों से भटक रहे हैं, अपने जीना है। राय लक्ष्मीबाई को याद करते हुए आप सब लोग मजबूत बनिए, ऊर्जावान बनिए और आगे बढ़िए। निश्चित ही कुछ न कुछ आपको सफलता मिलेगी इस जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षीर सागर की गहराई रील कुंड में, क्षीर सागर की गहराई रील कुंड में जन्म गई जो बिटिया ने अभी आदरणीय अंजलि ने सर पे चिन्ह दिया था, सर उसको एक भेंट स्वीकार करना, भेंट देना चाहते हैं जो लेकर के आएंगे। यार एक बार जोरदार तालियां। चित्र संसार सारा बुलंदी की ऊंचाइयों को छोड़ दो, देखता रह जाए हर दुश्मन तुम्हारा। बहुत बहुत बधाई अंजलि। बुंदेलखंड ये वीरों की, शूरवीरों की, कविता कहानियों की, ये कथा साहित्यकारों की धरती है। ये कहानी है हमेशा से भरी गई है, इस पर अनेकों अनेक साहित्यकार हमेशा से बने रहे हैं सब लोग। इसलिए आप सब लोगों से